टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट हमने पढ़ी थी, तो देयर आर commonly 4 types of inquest. Magistrate inquest. Inquest is any inquiry into cause of death. जैसे आप सादा लफ्ज़ों में इंक्वेस्ट तफ्तीश को कहते हैं, ठीक है, एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ. मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट साहब जैसे जुडिशियल इंक्वायरी करते हैं. पुलिस इंक्वेस्ट सेक्शन 174 के तहत whenever police officer receives information regarding unnatural death, he or she proceeds to the scene of crime and start the investigation to conclude about that case. उसने एक चालान मुरतब करना होता है, सारी उसमें कंक्लूजन उसने अपना डालना होता है कि ये एविडेंशियल मटेरियल है, वहां से गोलियों के खोल मिले हैं, वहां से खून आलूद मिट्टी उठाएगा, डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए जाएगा. तो ये सारा कुछ करने के बाद वो फिर एक चालान मुरतब करता है पुलिस ऑफिसर और अदालत को सुपुर्द कर देता है थ्रू देयर लॉ डिपार्टमेंट, जो उनका लीगल डिपार्टमेंट है. उन्हें कहता है जी मैंने अपने सारे सबूत, गवाहों के बयानात, सारे सबूत, जो उनकी एविडेंशियल मटेरियल था, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये मुलजम जो है इसने वाकई कत्ल किया है, लिहाजा मैं ये केस अदालत के सुपुर्द करता हूँ, अदालत में इस केस का ट्रायल किया जाए और उसको सजा दी जाए. तो दिस इज पुलिस इंक्वेस्ट. कॉरोनर इंक्वेस्ट जो है ये एक तरीकाकार है इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर. इंडिया के कुछ इलाकों में भी कॉरोनर इंक्वेस्ट की जाती है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पुलिस के कुछ लोग भी होते हैं, इसमें जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं. तो ये कुछ एक ग्रुप है कॉरोनर सिस्टम का जिसमें कुछ लॉ एक्सपर्ट्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं और इसमें कुछ पुलिस ऑफिसर हैं और इसके अलावा कोई ना कोई इसमें डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट है, वो भी इसमें शामिल किया जाता है, जो कि किसी भी उसकी सूरत में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जब इन्हें पता चलता है या इनके पास एक केस लाया जाता है कॉर्नर के पास, तो कॉर्नर जो है दैट इज इंक्वेस्ट हेल्ड बाय द कॉर्नर आफ्टर रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन अननेचुरल डेथ विजिट्स अ सीन ऑफ क्राइम विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन. जो उसका इलाका होता है कॉर्नर का, जैसे हमारे यहाँ एसएचओ का इलाका होता है, तो कॉर्नर सीन ऑफ क्राइम पे विजिट करता है. कॉर्नर के साथ कौन कौन होते हैं? जो हेड है उसको कॉर्नर कहते हैं. ही और शी इज असिस्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी. ज्यूरी के कुछ मेंबर्स होते हैं. एंड ड्यूरिंग इंक्वायरी एग्जामिन्स द विटनेस ऑन ओथ एंड रिकॉर्ड्स देयर एविडेंस. तो कॉर्नर को जब इत्तला मिलती है तो सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचता है, उसके साथ एक ज्यूरी बैठती है, 3-4 लोग मिलके वो जो उस केस को एग्जामिन करते हैं, उसके जो गवाह होते हैं उनको बुलाते हैं, ऑन ओथ हल्फ लेके उनसे उनके एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं. इफ नेसेसरी ही में ऑर्डर फॉर द ऑटोप्सी. और अगर कॉर्नर ये समझता है कि इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होना चाहिए तो वो फिर उसकी ऑटोप्सी का या पोस्टमार्टम का ऑर्डर इशू करता है. If coroner finds the cause of death related to a crime, he issues warrants to arrest the accused. यहाँ पे तो ये है ना कि बस कत्ल हुआ तो उसने कहा जी फलाने ने, जावेद ने फायर मारा, उन्होंने जाके जावेद को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया. वहां पे ये है कि पहले वो डेड बॉडी को अंडर कस्टडी लेते हैं, उसके बाद जो वहां के विटनेस होते हैं उनके बयानात लेते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, और अगर वो समझते हैं कि अब इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं. उसके बाद जब काज ऑफ डेथ आ जाती है पोस्टमार्टम पे, देन कॉर्नर को ये इख्तियार हासिल होते हैं कि वो उस शख्स के एक्यूज के जिसके ऊपर इल्जाम है उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देता है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तान के सिस्टम से कॉर्नर का सिस्टम. इफ कॉर्नर इज नॉट एबल टू फाइंड द क्रिमिनल, द मैटर इज केप्ट अंडर ओपन वर्डिक्ट. इट इज प्रैक्टिस्ड इन इंग्लैंड, वेल्स एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये याद रखना है अपने. कॉर्नर सिस्टम is practiced in England and Wales and some parts of India. जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर अगर स्कॉटलैंड की बात करते हैं, स्कॉटलैंड का सिस्टम ऑफ इंक्वेस्ट और है जिसको हम कहते हैं फिस्कल प्रोक्यूरेटर. फिस्कल प्रोक्यूरेटर ये सिस्टम स्कॉटलैंड में है, while on other hand इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर कॉर्नर सिस्टम लागू. कॉर्नर की जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि डायरेक्ट एक्टिविटीज सच एज ऑटोप्सीज, pathological and toxicological analysis, and inquest relating to the investigation of deaths occurring within a legal jurisdiction to determine the cause of death
or to fix responsibility for accidental, violent or unexplained deaths. So this is job description of the coroner. उसके बाद मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट हमने पढ़ा सबसे पहले पुलिस इंक्वेस्ट जो कि पाकिस्तान में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, देन मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, मिला जुला सिस्टम पाकिस्तान में पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का है। फिर हमने कॉर्नर की बात की यूनाइटेड किंगडम, इन इंग्लैंड एंड वेल्स, एंड मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, ये मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट ये कहाँ पे होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। The type of inquest held by medical practitioners. This type of inquest is considered to be best of the inquest because इसमें टेक्निकल लोग शामिल होते हैं, इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इसमें टेक्निकल नो हाउ रखने वाले, नॉलेज वाले बंदे होते हैं जिनको पोस्टमार्टम के बारे में काफी सारी चीजों को पता होता है। सो दैट इज कंसीडर्ड एज बेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट, मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट। It is held in most of the parts of the USA. The medical examiner has to visit the scene of crime and to conduct the inquest, which is considered superior even to the coroner's system. A medical examiner is to perform the functions of coroner, but cannot order arrest of any person. Medical examiner अपने डोमेन में रहते हैं, अपना काम करते हैं, corroborative evidences कलेक्ट करना है, उसके बाद उन्होंने इसकी ऑटोप्सी करनी है, उसके बाद उन्होंने बाकी सारे काम करने हैं, लेकिन अरेस्ट के वारंट इशू करना उनका काम नहीं है, वो उनके मजिस्ट्रेट होंगे या आगे जो सिस्टम वो करें। So medical examiner type of inquest is considered to be best inquest because it includes medical personnel in that team. So before going in detail to the next topic of forensic medicine, हमने वहाँ पे ट्रॉमेटोलॉजी पढ़नी है, हमने वहाँ पे ऑटोप्सी पढ़नी है, हमने एक्सहुमेशन पढ़ना है, एस्फिक्सिया है, काफी सारे हमने चैप्टर जो कवर करने हैं। उससे पहले हमें कुछ लीगल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ब्रीफ डेफिनेशंस जो बार बार यूज होंगी जब आप कोर्ट में जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग योर एविडेंस, वहाँ पे भी ये टर्म्स यूज होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो थ्रू the legal terms and definitions most commonly used in forensic medicine. First of all, injury. अब इंजरी की बात जब हम करते हैं, हम कहते हैं इंजरी मीन कि किसी को जो जख्म हो जाए, कहीं पे कोई जख्म हो गया उसको कहते हैं इंजरी। लेकिन फोरेंसिक मेडिसिन में इंजरी की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको याद रखिए। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो डेफिनेशन है, एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स को गैर कानूनी इलीगल तरीके से कोई हार्म पहुंचाया जाना, कोई नुकसान पहुंचाया जाए, इन बॉडी, उसकी बॉडी को, इन माइंड, उसको मेंटल टॉर्चर किया जाए, उसकी रेपुटेशन को तबाह बर्बाद किया जाए, और प्रॉपर्टी। सो एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, इन माइंड, reputation or property is known as injury. इसको याद रखिए, इंजरी की डेफिनेशन क्वाइट डिफरेंट। आप हैरान होंगे किस तरह की डेफिनेशन है। हम आज तक कह रहे हैं उसको इंजरीज लग गई, उसकी कितनी इंजरीज हुई, बंदा इंजर्ड हो गया जख्मी, लेकिन दिस इज अ लीगल टर्म, एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली caused to any person in mind, body, reputation or property. उसके बाद बात आती है हर्ट की। हर्ट इसको, जिसको आप उर्दू में या अरबिक में ज़रब कहते हैं, ज़रब लगना, चोट लगना, हर्ट। सो लीगल टर्म डिफाइंड इन सेक्शन 332 ऑफ पीपीसी। हर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 332 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, अगर उर्दू में इसको पढ़ेंगे दफा 332 ताज़ीरात पाकिस्तान, अगर इंग्लिश में कहते हैं तो इस डिफाइंड इन सेक्शन 332 of Pakistan Penal Code. So what's the definition of hurt? Causing of pain, harm, infirmity, injury, or impairing or dismembering any organ of the body or part thereof without causing death. This is known as hurt. अब definitions जो होती हैं वो inverted commas के अंदर जैसे लिखी जाए ऐसे ही उनको याद करना है और ऐसे ही लिखना है, अपनी मर्जी से अल्फाज को ऊपर नीचे नहीं करना। सो काजिंग ऑफ पेन, हार्म, infirmity, injury or impairing or dismembering any organ of the body or its part
विदाउट काजिंग डेथ, डेथ से पहले, यानी डेथ के अलावा किसी शख्स को पेन में मुब्तला करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको इन्फर्मिटी में मुब्तला कर देना, उसको जख्मी कर देना, ठीक है, उसके आर्गन्स को तोड़ देना, हड्डियां टूट जाए या हाथ उसका काट देना, इस तरह की तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं विदाउट काजिंग डेथ, बशर्ते कि उसमें डेथ ना हुई हो। यानी कि एक बंदे की डेथ हुई पड़ी, उसके पहले उसने हाथ काटे हैं, फिर उसने खंजर मारा है, फिर उसने गोली मारी है और उसकी डेथ भी हो गई, उसमें सेक्शन डिफरेंट आ जाएगा, उसमें फिर सेक्शन 302 की बात आ जाती है, 332 वगैरह ये चीज नहीं रहती। लेकिन अगर बंदा जिंदा है, फर्ज एक बंदे का हाथ काट दिया, कुल्हाड़ी मारी है, उसका हाथ कट गया, ठीक है, उधर से उसने डंडा मारा, उसका फीमर फ्रैक्चर हो गई, बंदा जिंदा है, तो ऐसी सूरत में हम इसको हर्ट कहेंगे। फिर उसकी आगे क्लासिफिकेशन है कि ये हर्ट की कौन सी टाइप्स में आता है। इसके बाद हम हार्ट को क्लासीफाई करेंगे। क्वेश्चन आता है प्रॉफ में, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट, क्लासीफाई हर्ट अकॉर्डिंग टू किसास एंड दियत एक्ट, ठीक है। तो फिर हर्ट की उसमें टाइप्स आ जाती हैं, उसमें शज्जा है, उसमें जुर है, उसके अंदर उसके बाद काफी सारी और चीजें आ जाती हैं, जो जाफा है, जो गैर जाफा है, ऑल अदर काइंड ऑफ इंजरीज हैं, इतलाफ इसराइयत उज़्व, इतलाफ उज़्व, इस तरह से बातें आ जाती हैं। इतलाफ उज़्व आर्गन को तलफ कर देना, तलफ मीन कट जाना, किसी भी आर्गन का कट जाना, किसी भी आर्गन का ज़ाया हो जाना, इतलाफ उज़्व। इतलाफ सलाहियत उज़्व, किसी भी आर्गन की फंक्शनल कैपेसिटी को तलफ कर दिया जाए, यानी वो फंक्शन ना कर सके। हाथ तो है, फॉर एग्जाम्पल कोई उसे टॉर्चर पुलिस ने किया तो उसका जल्दी ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसके ऊपर उसने खासा कंप्रेशन आया है, कार्ड कंप्रेशन हो गई है, बंदे को लटका दिया पुलिस ने, 5-6 घंटे लटका रहा है एक्जिला के ऊपर, वो रस्सा इधर से डाला है दोनों उसके बाजुओं के नीचे, और उस प्रेशर के साथ वो हैंग करता रहा, उसका ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज चला गया। जब ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हुआ है तो उसका रिस्ट जो है वो ड्रॉप कर गई, एंड द पर्सन इज अनएबल टू टाई, हजार बंद टाई नहीं कर सकता, वो बंदा अपने हाथ से कंघी नहीं फेर सकता, वो बंदा अपने हाथ से गिलास को पकड़ के पानी नहीं पी सकता। सो इस टाइप की इंजरी जिसमें उसकी सलाहियत डिस्टर्ब हो जाए, उसको इतलाफ सलाहियत उज़्व कहते हैं। ये सारी चीजें हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए कि व्हाट इज हर्ट। हर्ट मीन काजिंग ऑफ पेन, harm, infirmity, injury, or impairing or dismembering any organ of the body or part thereof without causing death. This is known as hurt. डॉक्यूमेंट, वैसे तुम कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए जी, इंटरव्यू देने जाना है डॉक्यूमेंट्स लेके आए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक है, एफएससी है, लेकिन थोड़ा सा लीगल टर्म में डॉक्यूमेंट्स जो है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी केस के बारे में कोई मैटर जो एक्सप्रेस किया जाता है बाय मींस ऑफ लेटर्स, लिख के, फिगर्स और मार्क्स, डायग्राम बना के, उसको लेबल करके, और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मींस, लिखा भी है। मिसाल के तौर पे मेडिको लीगल सर्टिफिकेट ऑफ इंजरी, एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है मुझे किसी ने मारा है, उसके सर से खून बह रहा है, तो आप उसको एग्जामिन करेंगे, पहले उसको काउंसलिंग करेंगे, फिर उसको बेचारे को पानी पिलाएंगे, उसको हौसला तसल्ली देंगे, पेन हो रही है तो पेन का इंजेक्शन लगाएंगे, देन यू विल स्टार्ट योर एग्जामिनेशन, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन फॉर इशुएंस ऑफ मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट ऑफ इंजरीज लेके जाएगा थाने में, थाने में जाके फिर मुलजिम के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगा। तो जब आपको ये ड्यूटी सौंपी जाती है कि आपने एक इंजर्ड का मुलाहिजा करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो आप एग्जामिनेशन करते हुए उसके मेजरमेंट करते हैं कि ये जख्म इतने सेंटीमीटर लंबा है, इतने सेंटीमीटर चौड़ा है, कितना डीप है, और इसमें से बोन एक्सपोज है, नहीं एक्सपोज, ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट शॉक में है या पेशेंट उसमें एग्नी में है, पेशेंट पेनफुल कंडीशन में। whenever you will write on each and everything about that particular case, अबाउट दैट पर्टिकुलर केस जिसको आप एग्जामिन करने जा रहे हैं, जब आप उसकी सारी चीजों को समराइज करते हैं एक पेपर के ऊपर, उसका नाम लिखते हैं, उसकी वल्दियत लिखते हैं, उसके सारे पर्सनल डाटा लिखते हैं, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन लिखते हैं, the measurement of the wound, condition of the patient, condition of the clothes, whether blood stained, not blood stained, and centurion of the person कि वो कैसा है, होश में है, बेहोश है, ये सारी चीजें with the help of writing your statement, with the help of measurements, with the help of sketch, labels, figures, mark करते हैं,
کہ अब उसके हेड के ऊपर कहाँ पे चोट लगी है, उस एरिया को मार्क करते हैं। इन सारी चीजों को, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डेथ सर्टिफिकेट है, इन सब चीजों के अंदर जो लेटर लिखते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ डायग्राम्स होती हैं जिनको लेबल करते हैं, इनको कहते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट। Investigation, what do you mean? Taftish. Investigation means taftish. Proceeding undertaken for collection of evidence. किसी भी केस में, फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पुलिस ऑफिसर, जैसे हमने बात की थी कि पुलिस ऑफिसर आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन try to reach the scene of crime, try to reach the scene of death of a person, and वो जाके क्या देखता है, वहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, खून बिखरा लगा हुआ है जमीन पे, लोग इर्द गिर्द जमा है, वहां पे वो सबसे पहले क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, हाउ टू प्रोसीड अगेंस्ट दैट केस, उस केस की तफ्तीश उसने कैसे स्टार्ट करनी है। सो प्रोसीडिंग्स अंडरटेकन फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस आर एनी, पुलिस ऑफिसर वहां पे जाता है, वहां पे एविडेंस कलेक्ट करता है, कैसे, वो खून आलूद मट्टी को उठाता है, वहां से एक जार के अंदर वो मट्टी को उठा लेगा, वो जाके बाद में आफ्टरवर्ड वो केमिकल एग्जामिनर को भिजवाना है, सीरोलॉजिस्ट को मट्टी भिजवानी है कि ये जो ब्लड गिरा पड़ा है ये उसी शख्स का गिरा पड़ा है या किसका गिरा पड़ा है। नंबर 2, वहां से वो देखेगा खून आलूद मिट्टी के अलावा कहीं पे गोलियों के खोल पड़े हुए उसे मिल जाए, कोई खंजर मिल जाए, कोई पिस्टल मिल जाए, कोई ऐसी चीज जिससे उसे ये क्लू मिले कि इसकी डेथ कैसे काज हुई। वो जो एविडेंशियल मटेरियल के कलेक्शन के प्रोसीजर को जब स्टार्ट करता है, दैट इज नोन एज प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड जो स्टेप्स हैं उसके, सो स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहलाते हैं। So when police officer proceeds to the scene of crime and starts proceedings under section 174 for collection of evidentiary material other than magistrate उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही वो इन्वेस्टिगेशंस की वो चीजें जो है एविडेंस की कलेक्ट करता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननेचुरल डेथ किसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। अनफिट टू प्लीड, ये एक लफ्ज़ है अनफिट टू प्लीड, याद रखिए, ये कई दफा एग्जाम में इसका नोट भी आ चुका है, वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, एमसीक्यू भी इसमें आ जाता है। अनफिट टू प्लीड को ये याद रखिए कि एक ऐसा शख्स, कोई मुल्ज़म, फर्ज कर लें कोई मुल्ज़म जब जुर्म करता है, मसलन एक बंदे ने कत्ल किया, उस वक्त तो ठीक ठाक था, उसकी ज़हनी कैफियत पे ठीक थी, पूरी होश हवास में था, उसने जानबूझ के कत्ल कर दिया, लेकिन आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ द केस, जब केस ट्रायल हो रहा होता है तो उसमें कानून है कि कोई भी गवाह जब गवाही देता है तो मुल्ज़िम की मौजूदगी में देता है। मुल्ज़िम को कोर्ट में लाया जाता है, बेशक वो हथकड़ियों में होता है, अरेस्ट होता है, एक तरफ मुल्ज़िम खड़ा होता है, दूसरी तरफ गवाह जो है ना उसके सामने गवाही दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि मैंने देखा था, इस शख्स के हाथ में पिस्टल था, इसने आके फलां फलां को कत्ल कर दिया, ताकि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को बगौर सुन सके, उनका एनालिसिस कर सके और उसका जवाब दे सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, क्योंकि सबको हक दिया जाता है कि आपके ऊपर लगाए गए इल्जाम के बारे में उसको हक दिया जाता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। अब सारे केस सच्चे भी तो नहीं होते हैं ना, कुछ केस झूठे भी कर दिए जाते हैं, तो उसको मुल्ज़िम को हक दिया जाता है कि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को सुने, उसका एनालिसिस करे, जहन में उसके बारे में बातें सोचे और फिर उसका जवाब दे। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि मुल्ज़िम के वकील साहब जो है वो अदालत में दरख्वास्त देते हैं, जनाब अली मेरा मुल्ज़िम इस वक्त जहनी परेशानी की कैफियत में मुब्तला है, वो मेंटली सिक हो चुका है, उसको अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, वो इंसेन हो चुका है, वो मेंटली सिक हो चुका है और इस काबिल नहीं है कि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को सुन सके और उसका एनालिसिस कर सके और उसका जवाब दे सके। सो वकील साहब दरख्वास्त देते हैं कोर्ट में कि सर गुजारिश है कि मेरा क्लाइंट इस वक्त ज़हनी कैफियत उसकी इस काबिल नहीं है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सुन के उसका जवाब दे सके, लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट का केस उस वक्त तक स्टॉप कर दिया जाए फर्दर प्रोसीडिंग, जब तक ये इसकी ज़हनी कैफियत बहाल ना हो जाए और अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब दे सके।
तो उस वक्त तक इस केस को पोस्टपोन किया जाए, इसकी प्रोसीडिंग जो है सस्पेंड की जाए, तो इसको कहते हैं अनफिट टू प्लीड। तो इस ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर जज साहब जो होते हैं वो रेफर करते हैं, यानी कि उनकी बात वैसे ही मान लेते हैं। जज साहब रेफर करते हैं टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जज साहब लिखते हैं, फॉर एग्जांपल द मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, द पर्सन सो एंड सो is under arrest and under trial in case 302 section Pakistan Penal Code, but the lawyer has requested that his client is unfit to plead, इसका मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, लिहाजा इस केस को आपके पास हम भेज रहे हैं, एक बोर्ड तश्कील दीजिए जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट जरूर शामिल करें, बेशक उसमें 2-3 एक्सपर्ट हो, लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट हो जो कि इसकी ज़हनी कैफियत के बारे में कोर्ट को बताए कि अगर वाकई ये बंदा इंसेन हो चुका है, इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो अगर बोर्ड की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है तो कोर्ट उसकी फर्दर प्रोसीडिंग स्टॉप कर देती है टिल द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, और बाकी प्रोसीडिंग उसकी फिर स्टॉप कर दी जाती है। अगर बोर्ड लिख दे कि नहीं जी इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ये बहाने कर रहा है, ये झूठी एप्लीकेशन दी है केस को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए या गड़बड़ करने के लिए, तो फिर कोर्ट उसकी बात को नहीं मानती है और उसका ट्रायल जारी कर देती है। सो दिस इज नोन एज अनफिट टू प्लीड। इट इज एप्लीकेबल व्हेन द डिफेंडेंट वकील सफाई वाज सेन, डिफेंडेंट जो होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगता है, डिफेंड करता है जो अपने आप को, यानी मुल्जिम, accused भी कह सकते हैं। It is applicable when the accused was sane at the time of commission of a crime, जब उसने क्राइम किया उस वक्त वो सेन था, फुली कॉन्शियस था, ओरिएंटेड था, उसकी ज़हनी कैफियत बिल्कुल बेहतरीन थी, बट हैज सब्सिक्वेंटली बिकम अनसेन, लेकिन आफ्टरवर्ड्स किसी भी वजह से वो इनसेन हो गया, उसकी ज़हनी कैफियत बैलेंस में नहीं रही, वो एक किस्म का कह लें कि मेंटल हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, एंड दस इज नॉट कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ, और वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को डिफेंड नहीं कर सकता। The court proceedings get suspended till such time that defendant's sanity is fully restored. जब दोबारा से डॉक्टर्स को बोर्ड कह देगा कि अब ये फुली सेन हो चुका है, मेंटली एक्टिव है, अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम के जवाब दे सकता है, उस वक्त से फिर प्रोसीडिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज अनफिट टू प्लीड, इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अनफिट टू प्लीड। सो अटेंडेंस इन द कोर्ट, जो भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल पर्सन्स हैज टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कैसे केसेस में, कुछ केसेस में आप मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करते हैं, आपने एक इंजर्ड का एग्जामिनेशन किया, उसका चालान मुर्तब हुआ, फर्ज किया एक बंदे की हड्डी टूट गई, आपने लिखा कि मैंने इस बंदे को एग्जामिन किया है, इसका एक लेसिरेटेड वुंड है, टिबिया के अपना घुटने के जो नी जॉइंट है उससे 6 सेंटीमीटर बिलो देयर इज a lacerated wound and deformity, obvious deformity is there। जब इसका एक्सरे किया है तो there is clear cut fracture, displaced fracture of tibia and fibula। सो आप उसको लिखेंगे इंजरी का ये सेक्शन है, जिस पे इल्जाम लगेगा उसके खिलाफ चालान मुर्तब होगा, और कोर्ट से आपको कॉल आएगी जिसको हम कहते हैं समन। कोर्ट समन जारी करती है, समन एक डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जिसमें कोर्ट अपने दस्तखत और स्टैंप के साथ एक खास बंदे को बुलाती है, तलब करती है, ताकि वो किसी केस के बारे में उसके हकायक आके बयान कर सके। सिमिलरली डॉक्टर रिसीव्स अ समन फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ bearing signature and stamp of the judge। उसमें डॉक्टर्स को बताया जाता है कि डॉक्टर फलां, उसका नाम लिखा जाता है, उसके हॉस्पिटल का नाम, कि आपने फलां फलां केस में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया था, उसका ये नंबर है, और आप फलां डेट को कोर्ट के अंदर 8 बजे सुबह तशरीफ लाएं, आके इस केस के बारे में गवाही दें, अगर आप नहीं आएंगे तो आपको जबरदस्ती कोर्ट में तलब किया जाएगा। दिस इज नोन एज समन। सो कोर्ट से जब समन जारी होता है, फिर डॉक्टर साहब ने कोर्ट जाना था, उसके कुछ उसूल ज़वाबित हैं, उसके तरीक़ेकार बताए गए हैं कि हाउ टू अपीयर इन द कोर्ट। So most of the medical reports and medical certificates are not acceptable unless testified in the courts in the presence of accused। फिर वही बात आ गई कि accused जो होता है, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है, उसका ये कानूनी हक है, उसको ये लॉ जो है, लॉ ऑफ द स्टेट हक देता है कि उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाया जाता है उसके सामने बात की जाए, उसकी एब्सेंस में कोई किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए। सो
कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मिसाल के तौर पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जिसमें इंजरी का सर्टिफिकेट है और बंदा मर जाता है, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट है, तो एज सच उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता कहीं कि ये फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं प्रोड्यूस कर दिया किसी ने। तो कोर्ट जो है उस शख्स को बुलाती है जिसने उसका एग्जामिनेशन किया होता है। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर इशुइंग मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, द डॉक्टर कंडक्टिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उनको बुलाया जाता है बाई नेम। वहां पे जाकर डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले कोर्ट में कैसे जाना है, कोर्ट में जाके पहला काम क्या करना है, कैसे बैठना है, किससे परमिशन लेनी है, फिर उसके बाद कोर्ट में शुरू करने से पहले, गवाही देने से पहले हल्फ लेना है, ये सारी प्रोसीडिंग बताई गई हैं। हाउ टू अटेंड अ कोर्ट ऑफ लॉ बाय द मेडिकल पर्सन। एक मेडिकल मैन कोर्ट ऑफ लॉ को अटेंड कैसे करता है। The medical officer or women medical officer as an expert witness will have to attend the court on particular time and day, जो कि कोर्ट ने उस समन के अंदर, उस बुलावे के अंदर, वो जो ऑफिशियल लेटर आता है, एक सिपाही आपके पास लेके आता है कि डॉक्टर जावेद साहब आप हैं सर, आपको सल्यूट करता है, कहता है सर सेशन जज साहब की कोर्ट में आपकी पेशी है परसों, किस बारे में आप पढ़ते हैं, ऊपर एमएलसी का नंबर लिखा होता है कि आपने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट नंबर फलां जारी किया था, उसको पढ़ लीजिए, आने से पहले तैयारी कर लीजिए और आके गवाही दें कि आपने क्या देखा था। सिपाही बेचारे को पता नहीं होता, डॉक्टर से पूछना शुरू कर देते हैं मैं क्यों आऊँ, ये क्या है, वो कहता है जनाब मैं तो एक मुलाजिम हूँ, मैं आपको समन देने आया हूँ, इसको आप रिसीव कर लीजिए, सिग्नेचर करके मुझे दे दीजिए, इसकी कॉपी अपने पास रख लें, और फिर आपने कैसे कैसे करना है वो सारी हम डिस्कस करते हैं। So the medical officer as an expert witness will have to attend the court on particular date and time for deposition. Deposition एक होता है declaration, एक होती है deposition. Deposition mean on oath, कुछ भी कहना हल्फ के ऊपर, उसको कहते हैं deposition. And cross examination. Cross examination क्या होता है, जो मुल्जिम का वकील आपसे सवाल करता है, आप जब बता देते हैं कि मैंने पोस्टमार्टम किया, उसमें इसको 6 गोलियां लगी हुई थी, ऐसे ऐसे जख्म थे, उसने एओर्टा को रप्चर किया, उसने लिवर को रप्चर किया, उसने किडनी को शटर किया, और ह्यूज इसमें मैसिव एक्सटेंसिव ब्लीडिंग थी और हेमरेजिक शॉक हुआ और बंदा मर गया, आप ये स्टेटमेंट जब बता देते हैं तो फिर उस मुल्जिम का जो वकील है उसको भी एक हक हासिल है कि वो भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे। वो आपसे कहते हैं डॉक्टर साहब आपने लिखा है कि इतना ज्यादा खून बह जाने से हेमरेजिक शॉक से इसकी डेथ हुई है, तो हेमरेजिक शॉक तो अगर कोई बंदा छत से गिरे वो हो नहीं सकता, वो आपको ना फिसलाने की कोशिश करेगा कि आप कुछ पॉसिबिलिटी और बता दें अदर देन बुलेट्स। तो आप कहेंगे नहीं जी, छत से गिरने में और बुलेट में बहुत फर्क है, और गुस्से में नहीं आना, वो आपको फिसलाते हैं, वो आपको गुस्सा दिलाते हैं, वो आपको तैश दिलाते हैं फजूल बातें करके, आपने बड़े ध्यान से, आपने बड़ा मुस्कुरा के जज साहब की तरफ मुंह करना है। वकील आपसे पूछेगा, आपने जज साहब को एड्रेस करना है, सर ऑनरेबल सर there is enough difference between fall from the height and bullet injury। वो फिर क्या कर डॉक्टर साहब आपने पोस्टमार्टम किया ही नहीं, आपने तो ऐसे ही रिपोर्ट लिख दिया किसी के कहने पे, आप कहें जी मैं ओथ पे बात कर रहा हूँ, मैंने इसका पोस्टमार्टम किया था। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर कहते हैं जज साहब, वो वकील सफाई पूछता है क्रॉस एग्जामिनेशन वाला, फिर डॉक्टर साहब जब पोस्टमार्टम हुआ था कितने लोग आए थे, तो आपने 6 महीने पहले किया होता है, तो आप कहते हैं आई डोंट रिमेम्बर 6 महीने पहले कितने थे बाहर, मैं तो पोस्टमार्टम कर रहा था, 100 बंदा था, 50 था, आई डोंट नो। आप ये कह सकते हैं कि जिन बंदों ने उसकी आइडेंटिफिकेशन की थी, आपके सामने रिपोर्ट होती है, उनके सिग्नेचर होते हैं, उनके थंब इम्प्रेशन होते हैं, जिन 2 बंदों ने डेड बॉडी को शिनाख्त किया होता है। क्यों, जब आप पोस्टमार्टम करने से पहले लिखा हो ना मोहम्मद यूसुफ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो आप बुलाते हैं उनके रिलेटिव को, आप कहते हैं जी आप इसको पहचानते हैं डेड बॉडी को, वो कहते हैं हाँ जी, उसका नाम बताइए, वो कहते हैं मोहम्मद यूसुफ इसका नाम, तो फिर आप उनसे थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं, सिग्नेचर, कि इन 2 बंदों ने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया था। तो आप वहाँ वकील साहब को कह सकते हैं कि बंदे 100 थे या 50 थे, मेरे पास 2 बंदे आए थे जिन्होंने इस डेड बॉडी को रिकग्नाइज किया था, आइडेंटिफाई किया था, उनके नाम ये। सो इस तरह से फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अटेंडेंस इन द कोर्ट, सो रिकॉर्डिंग एविडेंस इन द कोर्ट, जब डॉक्टर साहब समन वसूल करने के बाद कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके वहां से नेम प्लेट पढ़ते हैं, ये वही जज साहब है जिन्होंने बुलाया है, वहाँ एक सिपाही खड़ा होता है, ये उनका पीएन होता है, आप कहते हैं कि आज मेरी एविडेंस है, मैं डॉक्टर हूँ फलां हॉस्पिटल में, तो मैंने एविडेंस देनी है, वो आपको कहते डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। कोर्ट में रश होता है, कुछ वकील को केस चल रहा होता है, कुछ अपना मसरूफ होते हैं जज साहब, तो जाके आपने कभी डिस्टर्ब नहीं करना कि जनाब मैं डॉक्टर आया हूँ मेरी एविडेंस ले लें,
اگر پہلے سے کوئی کورٹ میں کیس ٹرائل ہو رہا ہے، دونوں سائڈ پہ وکیل کچھ بول رہے ہیں، تو آپ آرام سے جائیں، بڑے احترام سے کورٹ کے اندر جہاں جگہ ملے، چیئرز پڑی ہوتی ہیں خالی، وہاں جا کے آپ، آڈینس کی چیئر رکھی ہوتی ہے، کچھ اس میں وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جج صاحب کے سامنے جو آڈینس کی پلیس ہے، وہاں جا کے بڑے اطمینان سے، بڑے تمیز سے، تسلی سے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیے۔ بیٹھ جانے کے بعد ویل ڈریسڈ ہو کے جائیے، یعنی کہ آپ رات کی ڈیوٹی تھی تو آپ گئے تو آپ کے بال جوڑے ہوئے، منہ بھی نہیں دھویا، شیو بھی نہیں کی، تو جا کے بیٹھ گئے۔ آپ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ جائیں اور پتہ چلے کہ ڈاکٹرز از ان دا کورٹ، ٹھیک ہے۔ وائٹ کوٹ پہننے کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ وائٹ کوٹ ضرور پہن کے جائیں، اس کے کافی فائدے ہیں۔ لیکن میل جو ہیں اگر پہن لیں، ان کی مرضی ہے، وائٹ کوٹ نہ بھی پہنے تو کچھ نہیں، لیکن اچھا لباس پہنیں، ویل ڈریسڈ ہو کے جائیں، آپ شیو کر کے جائیں، آپ فریش ہو کے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ڈاکٹر کی ایک ڈگنیٹی ہے، ڈاکٹر کی پرسنالٹی۔ آپ جا کے وہاں پہ تشریف رکھیں، جا کے صرف اس کو جو نائب کورٹ کہلاتا ہے، نائب کورٹ ایک کھڑا ہوتا ہے، ایک سپاہی یونیفارم میں، وہ کورٹ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ اسے کہیں نائب کورٹ صاحب میری یہ سمن ہے، میری اس کیس میں ایویڈنس ہے، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ کو اس کی فائل اٹھا کے دے دیں کہ اس فائل کو ڈاکٹر صاحب آپ پہلے اسٹڈی کر لیں، جو آپ نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس رپورٹ کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو میموری ریکال کرنے میں کچھ ہیلپ مل سکے۔ تو آپ 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ٹائم دیا جاتا ہے، آپ اس کیس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد پھر جب فارغ ہوتے ہیں، جج صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئے بیٹھے ہیں، ان کو پرائرٹی دیں، انہوں نے ہاسپٹل میں جا کے کام بھی کرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو پھر وہ بلا لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں۔ تو جب ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں، کھڑے ہو کے وہاں جا کے جج کے سامنے تھوڑا سا ایک احتراماً تھوڑا سا سر جھکا کے ان کو السلام علیکم سر کہتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ جب آپ کا منہ جج صاحب کی طرف ہوتا ہے تو آپ کے رائٹ ہینڈ میں ملزم اور اس کا وکیل کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر پروسیکیوشن کا وکیل، جو کہ مدعی کا وکیل ہوتا ہے، سرکاری وکیل بھی کہلاتا ہے، یا مدعی کا وکیل، مرنے والے کا وکیل کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ سے کہا جاتا ہے جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ شروع کیجیے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ریز یور رائٹ ہینڈ، اور اس کی پام جو ہے سامنے فارورڈ ہو، جیسے ایک اوتھ لیتے ہیں آپ میڈیکل، اس میں جب آپ کا ہو رہا ہوتا ہے کنوکیشن، اس میں بھی اوتھ لیتے ہیں، جب آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں بھی اوتھ لیتے ہیں۔ سو اوتھ لیتے ہوئے جیسے رائٹ ہینڈ کھڑا کر کے، تو اس کی ہتھیلی سامنے کی طرف ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں یا سچ کو چھپاؤں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اوتھ کی۔ تو آپ نے جب بھی اوتھ لینا ہے، آپ نے اس لینگویج میں، اس انگلش میں لکھا پڑا ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے۔ سو آئی ول، انگلش میں آپ کہہ لیں کہ آئی ول اسپیک دا ٹروتھ، ہول ٹروتھ، نتھنگ بٹ دا ٹروتھ، اینڈ ایف آئی tell a lie or conceal any fact, so Allah Almighty be angry with me۔ اردو میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں یا سچ کو چھپاؤں تو اللہ میرے سے ناراض ہو۔ اس اٹ از نون ایز اوتھ۔ اوتھ لینے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب پلیز اسٹارٹ کریں۔ جج صاحب کہیں جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ جو سامنے پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑی ہوگی اس کو کھول لیجیے، وہ فائل آپ کو مہیا کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو دیا نہیں جاتا، آپ کو وہ فائل دی جاتی ہے جو آپ نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، فرض کیا 6 مہینے پہلے کیا تھا، تو آپ کو یاد تو نہیں ہوگا نا، آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور لکھواتے جائیں گے، اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ، آپ کا منہ جج صاحب کی طرف ہے، آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ اسٹینو بیٹھا ہوتا ہے، تو اسٹینو ٹائپ کرتا جاتا ہے، آپ بولتے جاتے ہیں، اسٹینو اس کو ٹائپ کرتا ہے، آپ بولتے ہیں، اسٹینو ٹائپ کرتا ہے۔ سو سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے ایگزامینیشن ان چیف۔ سو ریکارڈنگ آف ایویڈنس ان کورٹ، اس کے 3-4 پارٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ایگزامینیشن چیف، جب آپ بتا دیتے ہیں کہ میں نے پوسٹ مارٹم کیا، دوسرا ملزم اور اس کا وکیل چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا نام محمد راشد ہے، میں آج کل میڈیکل آفیسر تھوڑیا والا تعینات ہوں، 31 دسمبر 2020 شام 8 بجے میں ڈیوٹی پر تھا، میرے پاس پولیس آفیسر ایک ڈیڈ باڈی لے کر آیا جس کا نام محمد عقیل تھا، والد کا نام محمد عثمان تھا، وہاں فلاں گاؤں کا رہنے والا، اس کی یہ عمر تھی، اس نے اس وقت یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے آ کے کہا کہ اس کو فائر مار کے اسلحہ آتشی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اینڈ آئی نوٹڈ the following injuries on the body of deceased۔
तो सारी इंजरीज आपने 1 बाय 1 काउंट करनी है, उनकी इंजरीज की डायमेंशन बतानी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ब्लड कितना निकला हुआ है, नीचे से क्या कौन कौन सी आर्गन्स डैमेज हुए हैं, डिसेक्शन की फाइंडिंग बताएंगे, सारा कुछ। फिर आखिर में आप कंक्लूड करते हैं कि इन माय ओपिनियन cause of death in this case is excessive hemorrhage and shock resulting from bullet injuries 1 2 3 4, उनकी वजह से इसको बुलेट लगी, एक्सेसिव हेमरेज हुआ, शॉक हुआ और डेथ हो गई, दैट्स ऑल। तो आप जब अपनी स्टेटमेंट खत्म कर लेते हैं तो इसको कहते हैं यू हैव फिनिश्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। जब एग्जामिनेशन चीफ खत्म हो जाता है तो जज साहब जो हैं वो मुलजिम के वकील से कहते हैं, जी वकील साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं? वो वकील साहब कहते हैं जी सर मैं करना चाहता हूँ। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। नंबर 1, यू हैव फिनिश्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। आप जो अपने तौर पे कहना चाहते थे, आपने जो पोस्टमार्टम किया, जो इंजरीज नोट की, जो भी किया आपने, वो सारा पास्ट टेंस में बयान कर दिया और वो टाइप कर लिया स्टेनो। उसके बाद अब वकील सफाई शुरू करते हैं, जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है? आप कहते हैं जी मेरी पोस्टिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में। अच्छा डॉक्टर साहब आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? अब उसमें गुस्से करने की जरूरत नहीं है कि उसने पूछा, ठीक है कोई बात नहीं, आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? आप कहते हैं जी मैंने चाइना से किया। डॉक्टर साहब चाइना के डॉक्टरों को आता जाता है कुछ नहीं। आप कहते हैं सर आप काम की बात करें, वो आता जाता है या नहीं है, बस आप प्लीज कम टू द पॉइंट। फिर वो कहता है डॉक्टर साहब आपने ये पोस्टमार्टम किए बगैर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी है। आप कहते हैं नहीं सर ये गलत है, बस इतना ही कहना है, नहीं सर आप गलत है। फिर वो कहता है डॉक्टर साहब आपके पास तो डेड बॉडी लाई ही नहीं गई, आपने पैसे लेके एक ऐसे फर्जी रिपोर्ट बना दी। आप कहें सर आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, आप प्लीज ट्राई टू कम टू द पॉइंट। फिर वो कहता है डॉक्टर साहब इसके जिस्म पर कितनी इंजरीज थी जब ये बॉडी लाई गई पोस्टमार्टम से पहले? आपने जब इसकी कमीज उतारी तो आपने देखा कि कितनी डेड बॉडीज हैं, तो आपके पास रिपोर्ट सामने रखी पड़ी होती है, आप लिखा पड़ता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे 6 वुंड ऑफ एंटीवर देयर। तो डॉक्टर साहब कितनी गोलियां निकल गई जिस्म से, कितनी रह गई? तो आपकी रिपोर्ट में लिखा पड़ा होता है कि 6 में से 3 गोलियां आर पार हो गई, बाकी 3 जब आपने पोस्टमार्टम किया तो मिल गई। आप कहते हैं कि सर 3 आर पार हो गई थी, जबकि 3 गोलियां जिस्म के अंदर से मिल गई थी, वो मैंने सील करके पुलिस के हवाले कर दी थी। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में होते हैं। वकील आपको फिसलाने की कोशिश करता है, वकील आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आपने कभी डिट्रैक्ट नहीं होना और आपने टू द पॉइंट रिप्लाई करना। देन अ फ्यू री एग्जामिनेशन, कुछ केसेस में री एग्जामिनेशन होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना लेफ्ट ओवर होते हैं, वो री एग्जामिन हो जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कोर्ट डायरेक्टली पूछती है। कोर्ट डायरेक्टली पूछती है, अगर जज साहब को कोई चीज समझ नहीं आई तो जज साहब पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका क्या मतलब है, इस लफ्ज का क्या मतलब है, इस लफ्ज का क्या मतलब। जो कोर्ट क्वेश्चन डायरेक्टली करती है डॉक्टर से उसको हम कहते हैं कोर्ट क्वेश्चंस। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इन द कोर्ट आफ्टर टेकिंग ओथ? The first part is examination in chief, second is cross examination, then re-examination and then court questions. ओके इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे द स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे मैंने आपको बताया 4 चीजें हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एंड कोर्ट क्वेश्चन। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।